हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडेस 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, सो मीनिंग ऑफ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड्स का मतलब क्या है ये। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग पीरियड मतलब क्या है, कौन सा रिपोर्टिंग पीरियड की बात करें तो ये बैलेंस शीट जो आपकी है। ठीक है, बैलेंस शीट डेट है, तो उस डेट के बाद के इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो डेट के बाद के इवेंट्स जो होते हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले, मतलब फाइनेंशियल स्टेट, मान लीजिए बैलेंस शीट डेट है आपकी। आपकी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2025। ठीक है, और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अप्रूव हुए हैं वो हुए हैं आपके 31/7/2025 को। ठीक है, तो फाइनेंशियल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किए 31/7। तो ये इन इवेंट्स की बात कर रहा है कि ऐसे इवेंट जो कि आपके बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले होते हैं। ठीक है, वो इवेंट्स की बात कर रहा है ये इवेंट्स इंडियाज 10। तो ये बोल रहा है कि दीज आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। सो बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल के लिए इसमें है एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मान लीजिए बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च की और डेट ऑफ अप्रूवल जो है वो 20 जून को हुए हैं। तो ये जो है ये इन दोनों के बीच में जो हो रहे इवेंट्स है उसको कवर करता है ये वाला इंडियाज 10। इंडियाज तो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज पर इंडियाज 10। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर। अब इसके बाद क्या होता है, जब अप्रूवल हो जाती है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, शेयर होल्डर्स को अवेलेबल कराए जाते हैं मीटिंग में, ईजीएम में। फिर आपके मतलब भेजे जाते हैं बेसिकली ईमेल वगैरह के थ्रू, है ना, इसके थ्रू। तो फिर 10 सितंबर को एजीएम होते हैं तो वहाँ पर भी प्रेजेंट किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अब टाइप ऑफ इवेंट्स कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे दो इवेंट्स आएंगे, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो वही वाले चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी वो सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड क्लासिफाइड टू टू कैटेगरीज एज फॉलोज। एक हो गया एडजस्टिंग इवेंट्स, एक हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो एडजस्टिंग इवेंट्स में क्या आएगा, वो इवेंट्स जिसके, ठीक है, जिसके रिलेशन में कंडीशन पहले से आपकी बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है। जिसके रिलेशन में कंडीशन आपकी पहले से बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा कोई डेटर था। ठीक है, मेरा कोई डेटर था बैलेंस शीट डेट पर। ठीक है, 1 लाख रुपए का था। मुझे मालूम था इसकी सिचुएशन ख़राब चल रही है मार्केट, मतलब इसकी सिचुएशन हैवी लॉसेस में है कंपनी। ठीक है, मुझे पता था, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 80,000 रुपये तो मिल जाएंगे। 20,000 रुपये का मैंने प्रोविज़न बना दिया था फिर भी। लेकिन क्या हुआ कि मेरे को फ़ोन आता है भाई मई में। ठीक है, अकाउंटेंट मुझे बोलता है कि ना, ये जो डेटर था जिसको हैवी लॉसेस हो रहे थे, जो हमने 20,000 का प्रोविज़न बनाया था, भाई इसका तो पूरा पैसा ही डूब गया। ठीक है, ये तो बैंकरप्ट हो गया है। तो क्योंकि मेरी डेटर ऑलरेडी एग्जिस्ट था उस टाइम पे, कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, हैवी लॉसेस है, हैवी लॉसेस में है कंपनी। तो अब ये कंफर्म हो गया, डबल कंफर्म हो गया जब मेरे अकाउंटेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि अब तो ये 80,000 भी चले गए आपके। तो मैं ये 80,000 बुक कर दूंगी। ठीक है, मैं 80,000 बैड डेट्स दिखा दूंगी अपने पी&एल में, जो भी मैं पी&एल फाइनल करने वाली हूँ रिलेटेड टू 31 मार्च 2025 के। तो ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट्स हो जाएगा बेसिकली। अगर मान लो मेरे डेटर एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, मेरे डेटर एग्जिस्ट करते लेकिन मेरे लॉसेस नहीं थे, इस कंपनी की पोजीशन बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी। ठीक है, अब क्या होता है 31 मार्च, मतलब मान लो 31 मई को इस डेटर की फैक्ट्री में आग लग जाती है। जो मेरा डेटर था, कस्टमर था, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये कंपनी हो गई बैंकरप्ट, आग लगी, लॉस हो गया, हैवी लॉसेस हो गया। तो क्योंकि अब मेरे डेटर उस टाइम पे कुछ कंडीशन ही नहीं थी उस टाइम पे, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये हो जाएगा मेरा नॉन एडजस्टिंग, मैं कुछ एंट्री नहीं करूँगी। बस अगर कुछ ज़्यादा ही मटेरियल लॉस है तो मैं उसको डिस्क्लोज ज़रूर कर दूँगी कि मेरा रिकवर नहीं हो पाएगा, बट मैं ये एडजस्ट नहीं करूँगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें। लेट्स रीड आउट। Events which provide evidence of condition existing on the balance sheet date. Example, debtor suffering heavy losses before balance sheet date has become bankrupt after the balance sheet date. ठीक है, जैसे डिस्काउंट प्रोवाइड किया आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ऑन गुड्स सोल्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, मैंने गुड्स कुछ बेचे थे, सेल की थी मैंने। ठीक है, सेल की थी मैंने, तो उसमें कंडीशन ये थी कि अगर ये 1 महीने के अंदर मुझे पेमेंट कर देगा तो मैं इसको 5% का डिस्काउंट दे दूँगी, है ना। मेरी सेल जो हुई थी वो 31 मार्च को हुई थी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब 1 महीने के अंदर उसने मुझे पेमेंट कर दिया तो मैंने 5% का डिस्काउंट दे दिया, है ना, 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो ये भी मेरी एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि
ये मेरी जो कंडीशन थी वो पता थी सेल में कि सेल में ऐसा 1 महीने वाली कंडीशन में दे चुकी हूँ ऑलरेडी, तो उस टाइम कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, है ना। फिर जैसे अब थर्ड वाला एग्जाम्पल हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट फॉर एसेट्स परचेज बिफोर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए कोई एसेट है, मैंने वो लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है, अपने रिलेटिव से, तो उसने कहा कि भैया घर जैसी बात है, आप लैपटॉप ले जाओ, बिल हम बाद में भेज देंगे। उसने मुझे बिल भेजा अप्रैल में। ठीक है, मुझे लैपटॉप की कॉस्ट ज़्यादा नहीं पता थी, मेरे को नहीं पता था। ठीक है, मैंने सोचा कि रेंज में होगा कुछ 50-60 हज़ार रुपये का, है ना। तो अप्रैल में जब बिल भिजवाएगा तो बुक कर लेंगे, है ना। तो क्योंकि लैपटॉप मैंने ख़रीदा था उस टाइम पे, लैपटॉप मैंने उसी टाइम पे बैलेंस शीट डेट पे ख़रीद ही लिया था, है ना, बैलेंस शीट डेट पे ख़रीद ही लिया था। तो अब ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है ना, तो अब मुझे अप्रैल में पता चला, तब भी मैं उस लैपटॉप को कैपिटलाइज कर सकती हूँ। ये एडजस्टिंग इवेंट्स होगा और मेरी जो बैलेंस शीट है, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें डिस्क्लोज हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा लैपटॉप जो भी अमाउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सेटलमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट फॉर अ कोर्ट केस स्टार्टेड बिफोर बैलेंस शीट डेट। मान लो मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन उस कोर्ट केस का जो सेटलमेंट हुआ है वो बाद में हुआ है ना। अगर वो बाद में भी हुआ है तो भी वो एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट केस जो कंडीशन थी कोर्ट केस की वो एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट डेट पर, इसलिए। अब मान लीजिए एक्साइज डिमांड नोटिस रिसीव्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर बिफोर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, आपको भी पता होगा, उसमें एक्साइज लगती थी पहले। जितने भी आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं उस पर आपको एक्साइज देनी पड़ती थी गवर्नमेंट को, है ना। तो मान लो मेरे को गवर्नमेंट से नोटिस आ गया, मेरे गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट थे बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है, गुड्स ये जो मैन्युफैक्चर किए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे इन्वेंट्री के रूप में। अब मेरे को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा कि भाई इस पर भी आपको एक्साइज पे करनी है, आपने एक्साइज चोरी की है, आपको पे करनी है अल्टीमेटली। तो अब एक्साइज, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट थी, कुछ एग्जिस्ट कर रहे थे, मैन्युफैक्चर हो चुके थे, तो अब उस कंडीशन में ये एग्जिस्ट कर रहे थे बैलेंस शीट में, इसलिए ये होगी एग्जिस्टिंग इवेंट्स, और इसलिए एक्साइज का जो नोटिस है, जो भी प्रोविजन है, वो बनेगा अल्टीमेटली। सो एडजस्ट द रेस्पेक्टिव अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम एग्जिस्टिंग अमाउंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। ठीक है, अब नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स आ गए, वो इवेंट जो कि कंडीशन, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद अराइज होते हैं और कंडीशन हमारी एग्जिस्ट नहीं करती बैलेंस शीट डेट पर, सिंपल। ठीक है, जैसे मान लो लॉस बाय फायर हो गया बैलेंस शीट डेट के बाद, ठीक है, आग लग गई बैलेंस शीट डेट के बाद, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिस्क्लोज जाएगा मटेरियल है तो। ठीक है, चेंज इन फेवर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बाद मेरे जो इक्विटी शेयर्स थे उसमें फेयर वैल्यू में चेंज हो गए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका। नेगोशिएशन टू एक्वायर लैंड स्टार्टेड बिफोर बैलेंस शीट डेट, नेगोशिएशन बट ट्रांजेक्शन कंप्लीट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सिर्फ नेगोशिएशन ही तो स्टार्ट हुई है, वैसे तो बातें चलती रहती हैं, उसका क्या है, उसका वो कोई आपका कंडीशन नहीं है, बातें चलना कोई कंडीशन नहीं है जब तक कि ट्रांजेक्शन ना हो जाए। तो इसलिए ये भी नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। सो डू नॉट एडजस्ट द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इफ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स मटेरियल तो आप डिस्क्लोज करोगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बताओगे, नेचर ऑफ इवेंट बताओगे, फॉर एग्जाम्पल की फायर हो गई, आग लग गई आपकी फैक्ट्री में, बता दोगे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बता दोगे। मान लो 1 लाख रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा या 50,000 का इम्पैक्ट, जो भी पड़ेगा। अगर आपका एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे तो भाई ये बता दो कि आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।